का स्वागत है। आज फिर से हम भारत में यूरोपियों के आगमन के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे डचों का आगमन। पिछले क्लास में मैंने भारत में यूरोपियों के आगमन के तहत पुर्तगालियों के आगमन के बारे में बताया था कि कैसे पुर्तगाली हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए, फिर धीरे धीरे राजनीतिक कार्यों में भी रुचि लेने लगे। तो अब उन्हीं उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं डचों के आगमन की। उसके पहले वीडियो को इतना पसंद और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी आप लोगों ने किया, कृपया कर कमेंट करने में आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि वही कमेंट ही मेरे लिए 2 बूंद जिंदगी की है। यानी जब समझ ही सकते हैं 2 बूंद जिंदगी क्या होता है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं डचों का आगमन। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे भारत में पुर्तगालियों ने एक समुद्री मार्ग की खोज की और अपने देश से ले जाकर यहाँ के वस्तुओं को 60 गुना मुनाफे पर बेच रहे थे। इन्हीं के देखा देखी बहुत सारे यूरोपीय देश, जैसे उनमें से एक थे डच। पहले जाइए डच किसे कहा जाता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड एक देश है यूरोप में जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है। वर्तमान में हॉलैंड भी कहा जाता है। तो नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता था। शुरुआत में इनका इतिहास मिलता है कि शुरुआत में ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से ही मसाले और वस्तु ले जाकर अपने देश में बेचते थे, लेकिन अधिक मुनाफे के कारण ये भी भारत की ओर आकर्षित हुए। और कहा जाता है कि सबसे पहली बार 1596 में कार्लोनिस डी हॉटमॉन केप ऑफ गुड होते हुए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में केप ऑफ गुड क्या था, अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु। केप ऑफ गुड होते हुए इंडोनेशिया के सुमात्रा, यानी वो पहली बार भारत नहीं आया, 95-96 में कहा जाता है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा। यहाँ पे इंडोनेशिया सुमात्रा है। इंडोनेशिया सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचा, जो इस जगह पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। यहां पर उन्होंने कुछ व्यापार किया, उसके बाद भी भारत आए। भारत में व्यापार करने के सबसे पहले आप 3 प्रमुख स्तंभ समझिए। ये आपका हो गया मद्रास, ये आपका हो गया कोलकाता और ये आपका हो गया गुजरात। उस समय तो आपका हिंद महासागर पे पुर्तगालियों का पूरी तरह से अधिकार था। कार्टेज पद्धति लागू थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो ये तीनों पिलर को अगर हम ये मिला लेते हैं, देखिए कैसे आपको एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यानी आप ये 3 जगह अपनी कोठी स्थापित कर लिए तो समझिए पूरे भारत पे व्यापार आप कर लिए। आगे जब अंग्रेज में पढ़ाऊंगा तो मैं भी इसका जिक्र करूंगा। तो आप देखिए किस तरह से पुर्तगालियों को हराकर डचों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। शुरुआत में तो ये पुर्तगाल से ही सामान लाकर बेच रहे थे। तो जब ये जावा सुमात्रा पहुंचे तब यहाँ उन्होंने मसाले, उस समय सुमात्रा जो था मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, उसे मसाला द्वीप भी कहा जाता था। तो मसाले की व्यापार के लिए यहाँ आए। उसके बाद वो धीरे धीरे भारत की ओर आकर्षित हुए। कहा जाता है कि 1602 में डच संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके बेरिनिग्दे ओस्टे इंडिसे अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कब हुई? 1602 में। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भले ही हॉलैंड के निवासी पहली बार भारत आए, लेकिन उनकी जो कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेज से पहले आए थे लेकिन उनकी कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। इस प्रस्ताव द्वारा 21 वर्ष के लिए व्यापार, युद्ध, शांति, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग प्राप्त बनाने का अधिकार पत्र दिया गया। और जब ये कंपनी स्थापित की गई, उस समय इनकी पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। ये भी जानिए गिल्डर किसे कहा जाता है? तो हॉलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गिल्डर कहा जाता है। उसके बाद डच लोग काली मिर्च एवं मसालों को व्यापार हेतु मूलतः मैंने बताया था कि इंडोनेशिया पर निर्भर थे, जिसे मसाला द्वीप पुंज भी कहा जाता था। फिर उन्होंने सूती वस्त्र का भी व्यापार किया और
सभी यूरोपियों में डच ही जो थे वो सूती वस्त्र का व्यापार करने की शुरुआत की थी और सबसे ज़्यादा मुनाफा भी इन्होंने कमाया। उसके बाद सूती वस्त्र, इसके लिए उन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में, भारत में पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में, अब इस बात को समझना है, उन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में, ठीक है, पूर्वी तट, यानी अब देखिए उन्होंने जितनी भी फैक्ट्रियां अधिकतर स्थापित की पूर्वी तट में स्थापित की। क्यों, ये बात समझना है आपको। डचों ने जितनी भी फैक्ट्रियां अधिकतर स्थापित की पूर्वी तट में, क्यों, क्योंकि उनको इंडोनेशिया भी देखना था। इंडोनेशिया पूर्वी तट से थोड़ा नजदीक था, इसलिए उन्होंने पूर्वी तट पर ज्यादा जोर दिया। तो उन्होंने पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में स्थापित किया। आपने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? मछलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने मछलीपट्टनम के बाद बहुत सारे किला या कारखानों की स्थापना की। मछलीपट्टनम, पुलिकट में तो उन्होंने एक टकसाल की भी स्थापना की। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस टकसाल जहां सिक्कों को ढाला जाता है, टकसाल, उस टकसाल में सोने के सिक्के ढाले जाते थे और उस सोने का सिक्का का नाम क्या था? पैगोडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद कीजिएगा कि यूरोपियों में किसके द्वारा सोने के सिक्के, ढाले गए सोने के सिक्के पैगोडा कहलाते थे? तो किसके द्वारा? डचों के द्वारा। और वो सोने के सिक्के कहाँ ढाले जाते थे? पुलिकट, जो कहाँ था? तमिलनाडु में। जबकि मछलीपट्टनम जो था, मछलीपट्टनम वो आंध्र प्रदेश में था। इसके बाद धीरे धीरे उनका, जब वो भारत आए तो उनका सामना पुर्तगालियों से होने लगा, क्योंकि पुर्तगालियों का एक समय एक छत्र राज था। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है कि 1498 में जब वास्को डी गामा आए, तब वहां से लेकर 1595 तक, यानी इनका 1595 1498, करीब 100 वर्षों तक इनका एक छत्र राज यहाँ के बिजनेस पे था। लेकिन डचों के आने के बाद धीरे धीरे इनका साम्राज्य टूटता गया। कहा जाता है 1619 में इन्होंने पुर्तगालियों से जाकार्ता जीत लिया और एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने रखा बैटोबिया। फिर 1641 में मलक्का तथा 1658 में सीलोन जीत लिया। सीलोन यानी कौन? श्रीलंका। भारत से लटका हुआ एक देश है ना। हाँ, भारत का अगर आप मैप खरीदते हैं तो इसी देश का मैप फ्री में मिल जाता है, श्रीलंका का। देखिएगा, भारत के साथ श्रीलंका हमेशा लटका हुआ रहेगा। ठीक है, राम के जी के समय से ही हम लोग उसको जीतते आ रहे हैं। और ये हमारा पड़ोसी देश भी है, जैसे नेपाल है। आज नेपाल का एक प्रमुख खबर है कि उन्होंने अपना जो नक्शा जारी किया था, शायद उसे संसद में फिर से वापस ले लिया है। ठीक है, देश आए दुरुस्त आए। ठीक है, दूसरी बात यह भी है कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और जिंदगी का ये भी सिद्धांत है कि आप मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए अपने पड़ोसी को आप खुश रखिए, हमेशा साथ रखिए। भारत भी यही कर रहा है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये बोटेविया नामक नगर की स्थापना की। उसके बाद डच लोग अधिकतर जो निर्यात करने वाली वस्तुओं में थे, उसमें वस्त्र तो मुख्य रूप से, क्योंकि उनसे उनकी पहचान बनी। नीला सोडा, मसाला, कच्चा रेशम अफीम ज्यादा निर्यात करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। सहकारिता का मतलब समझिए, आप लोग शेयर मार्केट समझते हैं। शेयर मार्केट मतलब मान लीजिए 10 आदमी मिले, 10 आदमी 1,000 रुपया पूंजी लगा के हम लोग कितना लगाएं? 10,000 रुपया बना लिए। 10 आदमी 1,000 लगाए, 10,000 बना। 10,000 से हमने क्या किया? एक बिजनेस को स्टार्ट किया, एक कंपनी, जो यूनाइटेड स्टॉक इंडिया कंपनी। और जो भी लाभ हो रहा था उसे फिर अब परसेंटेज के हिसाब से बांट लिया जाता। कहा जाता कि वो अपने शेयर धारकों को कम से सबसे ज्यादा प्रतिशत देता था, 18% लाभ देता था अपने शेयरधारकों को। कहा जाता है डच के बारे में, तो सबसे ज्यादा लाभ देने वाली कंपनी थी। तो सहकारिता समझ गए, शेयर मार्केट की तरह। और भारतीय अर्थव्यवस्था में शेयर मार्केट को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? तो शेयर मार्केट को। इसके बाद धीरे धीरे जब इनकी शक्ति बढ़ने लगी, तब अब देखिएगा कि आप क्या है कि अंग्रेज भी आ गए। अब अंग्रेज से भी इनकी क्या है? दोस्ती दुश्मनी सब शुरू हो गई। तो उसी में कहा जाता है 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ और यह डचों के अंत का कारण भी बना, क्योंकि बेदरा के युद्ध में डचों की बुरी तरह से हार हुई और 1795 में अंतिम रूप से डचों को इंडिया से बाहर कर दिया गया। और हम जब अंग्रेज बताएंगे तो इन सारी प्रक्रिया के बारे में बताए थे कि कैसे अंग्रेज अपना भारत में पूरा पैर पसारा और सभी अपने प्रतिद्वंदी को धीरे धीरे, पुर्तगालियों को, उसके बाद डचों को भारत से बाहर कर दिया। तो ये था हमारा भारत में डचों का आगमन का इतिहास। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में
अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और उन्होंने कैसे भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। डचों के आने के बाद भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आना शुरू हो गया। इसकी पृष्ठभूमि बनती है 1600 में, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। बात यहां से समझिएगा, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने एक आज्ञा पत्र के द्वारा एक कंपनी जिसका नाम था द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। भले ही हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते हैं या ये भी क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या है, तो उसका आंसर बोलते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स। लेकिन इस कंपनी को ही 1833 में एक अधिनियम लाके 1833 के एक्ट, जब भारत का संवैधानिक विकास आप पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा 1833 के एक्ट के तहत इस कंपनी का नाम ही बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो जब महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञा पत्र दिया, उसमें एक कंपनी को 15 वर्ष तक के लिए व्यापार का एक अधिकार मिला कि आप जाइए और 15 वर्ष तक व्यापार कीजिए, जो समय समय पर क्या है बढ़ाया गया। मैंने डच में भी बताया था कि कितने वर्षों का व्यापार का एक अधिकार मिला। उस समय भारत में जो सेंटर था, सेंटर में जिनकी सत्ता थी, उस समय भारत में शासन था महान अकबर का। तो ये प्रश्न बराबर आता है जिसे आप गलती मारते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था, या भारत में राजा कौन था, या भारत में किस मुगल शासक का शासन था, तो उसका क्या है अकबर। क्योंकि अकबर 1605 ईस्वी तक बादशाह रहे। 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन 1605 के पहले ही 1603 में महारानी की मृत्यु हो गई, यानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई और जेम्स प्रथम राजा बने। उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को अकबर के दरबार में भेजा। मैंने क्या कहा, अकबर में, जबकि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। हुआ यह था क्योंकि जब ये राजा बने जेम्स प्रथम, तो उन्हें यह नहीं पता था कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उस समय फोन और व्हाट्सएप थोड़ा था कि तुरंत सबको पता चल जाए, या न्यूज था आज तक कि तुरंत खबर यहां से यहां चला जाए, उस समय कुछ नहीं था। तो वो तो जान रहे थे कि भारत में किसका शासन है, अकबर का, और इसलिए उन्होंने अकबर के नाम से एक आज्ञा पत्र भेजा था। लेकिन स्थिति भारत में भी बदल चुकी थी। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद वहां राजा कौन बने, जहांगीर। तो अकबर में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए, और किस जहाज से आया, जहाज से आए हेक्टर जहाज से। यह प्रश्न पूछा जाता है बराबर कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे, तो उस जहाज का नाम क्या था, हेक्टर जहाज से। साथ ही साथ उन्होंने एक आज्ञा पत्र लाया, लेकिन वो आज्ञा पत्र किसके नाम था, किसके नाम से था, महाराजा अकबर के नाम से, बादशाह अकबर के नाम से, ठीक है। लेकिन थे उस समय कौन, जहांगीर। उस आज्ञा पत्र में भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी। साथ ही साथ सूरत में एक फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति मांगी 1608 ईस्वी में। जहांगीर ने, चूंकि जहांगीर के समय जब ये कैप्टन हॉकिंस आया था, तो आखिर क्या कारण था कि कैप्टन हॉकिंस को ही भेजा गया, तो इसके पीछे कारण ये था कि कैप्टन हॉकिंस विभिन्न भाषाओं का जानकार था। वो इंग्लिश के साथ साथ तुर्की, फारसी भी बोल सकता था, और साथ ही साथ किसी भी आदमी को बातों के जरिए पोटने में ज्यादा समझदार था। पोटना में समझदार नहीं बोलते, पोटनी है एकदम, पोटना है यानी अपनी बातों से मन मोह लेना। तो इससे खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है, कहा जाता है जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया, जागीर भी प्रदान की और खान की उपाधि भी दी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने का मनसब, 400 का मनसब और जागीर और खान की उपाधि धारण की। मनसब क्या होता है, ये प्रश्न आता है, आप लोग बराबर रह जाते हैं। मनसब है क्या, तो मनसब है जो, जैसे जमीन जिसके पास ज्यादा हुआ तो वो जमींदार, जिसके पास ज्यादा मनसब हुआ तो मनसबदार। ये मनसब की प्रथा जो थी अकबर ने शुरू की थी, और ये अरब से लाया गया कॉन्सेप्ट था। मनसब में कहा जाता है कि आपको कोई 3 गांव दे दिए, आप वहां से टैक्स वसूलिए, वहां व्यापार कीजिए, वहां से टैक्स वसूलिए और हमको इतना सा पैसा 400 का मनसब दे दीजिए। बात समझ में आया, मनसब यानी समझिए कि हम आपको कोई जमीन दिए, आप वहां से आप अपना पैसा निकाल लीजिए, वही चीज क्या हुआ, मनसब। तो 400 का मनसब दिया, जागीर दिया और खान की उपाधि दी।
और साथ ही साथ जो सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति मांगी गई थी वो भी जहांगीर ने दे दी थी। देखिए सूरत ही क्यों चुना गया, क्योंकि उस समय आपका ये पश्चिमी तट में जो था, आपको बंदरगाह चैप्टर में मैंने पढ़ा, पश्चिमी तट में जो सूरत था, जो गुजरात, सूरत कहाँ है, गुजरात, वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और साथ ही साथ आप लोग एक बात जानिएगा, जो अंग्रेज थे ये 3 प्रेसिडेंसी पर आंख गड़ाए हुए थे कि किसी तरह अगर हम ये 3 प्रेसिडेंसी हम ले तो भारत पूरा किसका हो गया, हमारा, जिसकी शुरुआत उन्होंने किससे की थी, सूरत से। यहाँ गुजरात है, यहाँ पे क्या है, सूरत है। तो सूरत में एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति मांगी, वो मिल भी गया। लेकिन तभी पुर्तगाली, जब आप बढ़िएगा तो आपका पैर खींचने वाला भी बहुत रहता है। किसी व्यक्ति ने पूछा सर समाज को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसका एक ही आंसर है कि पैर खींचने के बजाय हाथ पकड़ना शुरू कीजिए, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो पुर्तगालियों और अरबों के विरोध के कारण जहांगीर ने क्या किया है, सूरत में जो कोठी बनाने की अनुमति थी उसे क्या की, निरस्त कर दी। तो ये प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, भले ही वो निरस्त हो गया, लेकिन आपको आंसर क्या देना है, सूरत। उसके बाद कहा जाता है कि आपको दूसरी कोठी उन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। लेकिन तभी एक समय आता है कि 3 सालों के अंतर्गत फिर से सूरत में अनुमति मिल जाती है और सूरत में उन्होंने 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको भले ये कंफ्यूजन ना हो, पहली फैक्ट्री आपको मानना कहाँ, सूरत थी, दूसरी फैक्ट्री जो था 1611 में मछलीपट्टनम, और फिर सूरत फैक्ट्री जिसे रोका गया था फिर 1613 में वो कंप्लीट हो जाता है। कहा जाता है 3 वर्ष रहने के बाद फिर कैप्टन हॉकिंस अपने देश वापस चल गया। इस तरह सूरत में एक कोठी अंग्रेजों की बन गई। इस मैप के माध्यम से पढ़ाने का मेरा यही कारण है कि आप देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका ये जो नीचे है ये आपका मद्रास है, ये आपका कहां, कलकत्ता है, और ये आपका कहां है, बंबई है। कैसे भारत में अंग्रेज ये तीनों को मिलाकर भारत पे शासन करते हैं, बस यही समझना है आपको। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका क्या, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हॉलैंड आए, डच आए, तो डच लोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, वो राजनीतिक मामलों में नहीं पड़े थे। पुर्तगाली क्या था कि पुर्तगाली व्यापार भी कर रहे थे, राजनीतिक मामलों में पड़े थे, और अंग्रेज का तो कुछ कहने नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कहा जाता है कि आपको ये मछलीपट्टनम में उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की, मछलीपट्टनम, यहाँ पे मछलीपट्टनम है आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है 1615 में फिर जेम्स प्रथम है, फिर दूसरे दूत को भेजते हैं जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी भारत आके, ठीक है, जहांगीर से अनुमति मांगी तो जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन 3 साल बाद 1619 में सर टॉमस रो फिर वापस चला गया। 1619 तक हम लोग पहुंचे। अब बात करते हैं 1632 में, जहां से अंग्रेजों का दरवाजा खुलना शुरू हो गया। 1632 में गोलकुंडा के शासक से एक फरमान मिला। गोलकुंडा के शासक, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से निकाला गया है, गोलकुंडा की खान से, ठीक है। तो गोलकुंडा के शासक से फरमान मिला जहां उसे 500 रुपया पैगोडा वार्षिक पर कर मुक्त बंदरगाह दिया गया। यानी गोलकुंडा के शासक ने बोला कि आप 500 पैगोडा दीजिए। पैगोडा किसे कहा, मैंने अभी बताया है कि डच लोग जो सोने का सिक्का चलाते थे उसे पैगोडा कहा जाता था। मुगल काल में भी ये चलता था, उन्हें स्वीकृति मिल चुकी थी। तो पैगोडा, आप 500 पैगोडा देकर आप गोलकुंडा का बंदरगाह कर मुक्त यूज कीजिए, व्यापार कीजिए, जो अंग्रेजों के लिए क्या हुआ और एक वरदान साबित हुआ। उसके बाद बात करते हैं 1639 में चंद्रगिरी के राजा ने अंग्रेजों को मद्रास दे दिया, वो भी 12,000 वार्षिक पैगोडा पर। अब देखिए यहां गोलकुंडा मिल गया, 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास मिल गया, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं तो मद्रास उनका एक विशेष प्रेसिडेंसी था। इसी का मौका उठाकर तुरंत 1640 में फ्रांसीसी डे द्वारा मद्रास की स्थापना कर दी गई। ये आता है मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की गई, बंबई की स्थापना किसके द्वारा की गई, कलकत्ता के वास्तुकार कौन है, आपको आगे ले चलते हैं। तो अब चलिए, मद्रास की स्थापना आपकी हो गई और यहाँ पर आपको एक किला बनाया गया जिस किले का नाम रखा गया सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज, यानी अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास पर एक किला स्थापित कर दिया। रहा कसर, अब बात करते हैं आपको 1662 की बात करते हैं। 1662 में पुर्तगाल की महारानी थी कैथरीन। आपको तो याद ही है, मैंने पुर्तगाल वाले चैप्टर में पढ़ाया था।
कैथरीन का विवाह जो था उस समय ब्रिटेन के राजकुमार से हुआ और मुंबई दहेज के रूप में प्रिंस को मिल गया, ब्रिटेन के राजकुमार को मिल गया। फिर ब्रिटेन के राजकुमार ने क्या किया, 1668 में 10 पाउंड पर मुंबई को किराए पर दे दिया। मुंबई को किसे किराए पर दे दिया, आपको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। उसके बाद ये मुंबई भी क्या है, अंग्रेजों को मिल गया, मुंबई भी अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों को मुंबई मिलने के बाद बंबई के गवर्नर गैराल्ड अंगियर ने 1669 में बंबई द्वीप की स्थापना की। यानी एक तरह से कहिए बंबई का भी संस्थापक किसे पूछा जाएगा, गैराल्ड अंगियर ने। अब आपको अंग्रेजों को मद्रास भी मिल गया, अब मिल गया बंबई। अब बचा आपका क्या, कलकत्ता। कलकत्ता भी आप देख ही चुके थे, आप कलकत्ता की बात करते हैं। तो बात है कि जब मुंबई की स्थापना हुई तब अंग्रेजों को लगा अब तो हम शक्तिमान हो गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी एक घटना घटती है, बहुत रोचक घटना। बात 1688 की है। उस समय सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड थे। नाम है सर जॉन चाइल्ड, नाम है बच्चा वाला, लेकिन काम किया है बड़ा का। क्या काम किया, चाइल्ड ने क्या किया, ताप्ती नदी में मुगलों के जहाज को पकड़ लिया, मुगल का जहाज। और उस समय सत्ता में थे औरंगजेब, यानी दिल्ली में कौन बैठे थे, औरंगजेब। राजा का आप जहाज पकड़ लीजिएगा, राजा चुप रहेगा। बात औरंगजेब के पास पहुंची। औरंगजेब ने तुरंत क्या किया कि जितने भी क्षेत्र थे, कलकत्ता के क्षेत्र, मद्रास के क्षेत्र, सभी से कहा जाता है कि उसे ठीक है बिजनेस उसे करना बंद कर दिया और अंग्रेजों का कहा गोरिया मिश्रा समेटो और भागो। लेकिन तभी एक व्यक्ति आता है जॉब चार्नॉक, जो आगे पढ़ेंगे, जो कलकत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है जॉब चार्नॉक तुरंत माफीनामा लेकर औरंगजेब के पास पहुंचता है। हुजूर माफी। औरंगजेब भी सोचता है कि जिससे हमें इतना फायदा हो रहा है क्यों उसे निकाला जाए। तब औरंगजेब कहा जाता है 17,000 पाउंड करीब 1.5 लाख रुपये दंड स्वरूप लेकर फिर से उन्हें इजाजत दे दी। अगर औरंगजेब यहीं पे अगर अंग्रेजों को भगा देता तो आज भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहता, लेकिन विधि का विधान था। चलिए आगे देखते हैं। तो 17,000 पाउंड लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की अनुमति दे दी। बात करते हैं 1600, अब आते हैं यहाँ पे 1696 में। 1696 में जॉब चार्नॉक ने 3 गांव कालीकत्ता, सुतानती, गोविंदपुर को मिलाकर एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम रखा कलकत्ता। यानी कलकत्ता के वास्तुकार कौन है, जॉब चार्नॉक। बराबर प्रश्न आता है, मुंबई के कौन है, गैराल्ड अंगियर। और फ्रांसीसी डे, मद्रास के का मैंने क्या बताया था, फ्रांसीसी डे। तीनों आप याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। कोलकाता के वास्तुकार कहा जाता है। इसके लिए 12,000 रुपये तीनों गांव के जमींदार को देने पड़े, 12,000 रुपये। अब देखिए अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना कर ली, मुंबई की स्थापना कर ली, कोलकाता की स्थापना कर ली। ये तीनों एक त्रिभुज बन गया, यानी भारत पर प्रभुत्व जमा हो गया। अब रहा सहा कसर, अब आते हैं, ठीक है। और एक बताओ, कलकत्ता में उन्होंने एक किले की स्थापना की, जिसका किले का नाम रखा फोर्ट विलियम। और इस किले के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर चार्ल्स आयर। प्रथम गवर्नर कौन थे, सर चार्ल्स आयर। अब बात आती है 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम लोग एक इसके बाद तुरंत हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से राजा बने। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे शासक आए, लेकिन वो मुगल शासक इतना काम ना कर सके जहां तक औरंगजेब ने किया। तो 1707 के बाद बात है 1715 में। 1715 में उस समय मुगलों के राजा थे फारूक सियर। जितने भी मुगल उत्तरवर्ती मुगल सम्राट है उनका कोई ना कोई उपनाम है। जैसे साहेब बेखबर किसे कहा जाता है, तो आप पढ़ते हैं बहादुर शाह
प्रथम को साहिब खर को कहा जाता है, ठीक है। शायर कहा जाता है बहादुर शाह जफर को, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। तो आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फर्रुखसियर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो फर्रुखसियर के दरबार में एक आया 1707 में। उस समय 1707 से ये बन गए मुगल सम्राट। तभी 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आया और फर्रुखसियर से व्यापार में और छूट और कर में टैक्स में छूट की मांग की। उसी शिष्टमंडल में एक हैमिल्टन नामक डॉक्टर आया। हैमिल्टन, उस समय की बात है कि फर्रुखसियर एक फोड़े से ग्रसित था और हैमिल्टन क्या था, एक डॉक्टर था, सर्जन था। उसने क्या किया, फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया। शायद उस फोड़े से फर्रुखसियर की जान भी जा सकती थी, लेकिन हैमिल्टन ने उसका इलाज करके उसे सही कर दिया, जिससे फर्रुखसियर बहुत खुश हुआ और कंपनी को बहुत सारी सहूलियत प्रदान की। कहा जाता है फर्रुखसियर लगता है कंपनी को फायदा देने के लिए ही राजा बना था और वही फायदा अंग्रेजी साम्राज्य में कील का पत्थर साबित हुआ आगे चलकर। तो कौन कौन सा मैग्ना कार्टा उन्होंने दिया? सबसे पहले 1717 का फरमान बोला, पढ़ी समझिए। 1717 के फरमान के तहत फर्रुखसियर ने कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त करने की बात कही। चुंगी और करों से मतलब कि आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे। साथ ही साथ 3000 रुपया में बंगाल में करमुक्त व्यापार कीजिए। 3000 रुपया में बंगाल में करमुक्त। बंगाल का मतलब समझ रहे हैं, यानी बंगाल का मतलब उस समय हो गया आपका क्या, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी जब ये तीनों राज्य मिले थे तो उस समय बंगाल था। और भी समझिए, एक और देश ही उसमें था, बांग्लादेश भी उस समय किसका हिस्सा था, बंगाल का। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि 1900 आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि बंगाल उड़ीसा से, बंगाल बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुआ। तो आपको ये आप बताइए, उड़ीसा तो 1936 में आपको अलग हुआ बंगाल से। तो आप बताइएगा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। कमेंट बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो ये इस तरह के। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई के टकसाल में सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता दी गई, यानी अब अंग्रेजों के सिक्के मुगल काल में चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा फरमान बन गया। तो इसे ही इतिहासकार और महोदय ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। यह प्रश्न बराबर आता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1717 के फर्रुखसियर के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह मैग्ना कार्टा अंग्रेजों को भारत में स्थापित होने का सबसे बड़ा या व्यापार बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण मिल गया और इसी के बाद अंग्रेजों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध, 1765 में बक्सर का युद्ध, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसके माध्यम से भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो ये था हमारा अंग्रेजों का आगमन और अंग्रेजों का इतिहास। आशा करता हूं कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझे होंगे और आप इस पर एक अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम लोग दो जो बच गया उस पर बात करते हैं। दो जो है वो है डेनिस, जो डेनमार्क से आए थे, और फ्रांसीसी। तो चलिए शुरू करते हैं डेनिस और फ्रांसीसी के बारे में। डेनिस और फ्रांसीसी से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के बाद 1616 में डेनिस आया। डेनिस कहा किसे जाता है, तो डेनमार्क के निवासी को डेन या डेनिस कहा जाता है। अब डच हॉलैंड के निवासी डेनिस हो गए, डेनमार्क के निवासी, और फ्रेंच फ्रांस के निवासी। तो सबसे पहले 1616 ईस्वी में वे भारत आए। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रांकेवर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहां स्थापित की। उसके बाद 1676 में श्री रामपुर बंगाल में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन 25 वर्षों के व्यापार में उन्हें ना ही कोई ज्यादा फायदा हुआ। इसके भी कारण थे क्योंकि अंग्रेज उस समय इतने शक्तिशाली हो गए थे कि और किसी और देश को उस व्यापार में आने देना नहीं चाहते थे। यहाँ के कूटनीतिक और उनकी नौसेना शक्ति के सामने ये ज्यादा दिन तक चल ना सके। और कहा जाता है कि 1745 में ये अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर अपने देश वापस चले गए। तो ये था हमारा डेनिस। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की। कहा जाता है 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 में। फिर 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की।
फिर देखिए अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में, और फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में। बहुत इंपॉर्टेंट। 1673 में पांडिचेरी की स्थापना की। कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद इन्होंने पांडिचेरी को भारत में मिलने दिया। तो 1673 में पांडिचेरी की स्थापना की, जो वहां पे एक फोर्ट लुई नामक किले की स्थापना की। और एक व्यक्ति थे फ्रांसिस मार्टिन, जिन्हें भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर से फ्रांसिस मार्टिन, जिन्हें फ्रांसिस बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक गवर्नर का नाम आता है डुप्ले, जिससे ज्यादा कदा प्रश्न आते रहते हैं, वो भी फ्रांसीसियों संबंधित था। और यही पांडिचेरी को 1 नवंबर 1954 को भारत में मिलाया गया। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जो फ्रांसीसियों के पतन के कारण भी बने, और इन्हीं 3 युद्धों के बाद फ्रांसीसी भी भारत से चलते बने। कहा जाता है कि 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी को भारत में मिला लिया गया। तो ये था हमारे भारत में यूरोपियों का इतिहास, यानी आने का क्रम, कि किस तरह भारत में यूरोपीय लोग आए और उन्होंने क्या किया। अब हम इसी मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को आगे ले चलेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो रहेगा 1707 से उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका लेकर आएंगे वो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट से। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में लिखें कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो वो भी लिखें, क्योंकि अगर वो कमी आप लिखेगा तब मुझ में और भी सुधार होगा, जो मेरे लिए अच्छा है। अब चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, 1 मिनट में सारे क्वेश्चन को खत्म करना है। पहला प्रश्न, भारत और नेपाल के बीच हुई चर्चित सुगौली की संधि जो 4 मार्च 1816 को हुई थी, सुगौली वर्तमान में कहाँ है? अभी बहुत चर्चित था भारत नेपाल सीमा बॉर्डर, दोनों लड़े भी, अब मिल भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेपाल से हमारा क्या है, बेटी और रोटी का रिश्ता है, समझ रहे हैं ना, बेटी रोटी का रिश्ता। हाँ, तो इसलिए नेपाल से हम लड़ना हमारे लिए तो नहीं अच्छा होगा, क्योंकि पता है ना 2 लोग लड़ेंगे तो तीसरा फायदा चीन लेके जाएगा, इसलिए मिल के रहिए, अच्छा से रहिए। दूसरा क्वेश्चन, किसने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी? किसने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी? तीसरा क्वेश्चन, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? चौथा, वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? पांचवा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किस बंदूक के स्थान पर नवीन राइफल इनफील्ड का प्रयोग किया था? आपको पुराने बंदूक का नाम बताना है कि पुराने बंदूक के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। छठा प्रश्न, छठा से लेकर 10वां प्रश्न है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? छठा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अगर आपको पता है गवर्नर जनरल कौन थे तो वो भी लिखिए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? गवर्नर जनरल भी आप बताइए। और 10वां प्रश्न है, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था हमारा प्रश्न। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट में लिखिएगा और खूब मेहनत कीजिएगा, घर में खूब पढ़िएगा, तभी आप सफल होइएगा, क्योंकि सफलता के 3 ही नियम है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। यानी इन तीनों को माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। इसलिए घर में रहिए, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।